हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है क्लास 7 का जो है पहला चैप्टर का यानी पादपों में पोषण जो है, ये चैप्टर का जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है वो देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये 2027 के लिए बिहार एनएमएस की तैयारी बोल सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये किसी भी एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग विधि को क्या कहते हैं? तो इसके उपयोग विधि को क्या कहते हैं? याद रखना, पोषण कहते हैं। क्या करते हैं? पोषण कहते हैं। देखिए, पोषण सजीवों द्वारा जो है ना भोजन बनाने और उपयोग प्रक्रिया करता है। ठीक है, यानी जितने भी भोजन का सामग्री इसमें आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखना, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। आप लोग जानते होंगे क्लास 7 के पहला ही चैप्टर में जो है इसका जिक्र पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो वो चैप्टर आप अगर डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उसी चैप्टर का जितने भी है ये एमसीक्यू लाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना हो। चलिए अगला प्रश्न, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियों किसे कहा जाता है? ठीक है, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां किसे कहा जाता है? फैक्ट्री किसे कहा जाता है? याद रखना, पत्तियों को। यहीं से क्या करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जितने भी है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है किससे? तो प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, ये पत्ता में है ना, इसी से जो है अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए पत्ता खाद फैक्ट्री कहा जाता है। क्या? खाद फैक्ट्री। खाद माने खाना। चलिए अगला प्रश्न, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों को क्या कहते हैं? पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र, यानी कि देखिए पत्तों पे जो इस तरीके से देखो पत्ता बनाते हैं, इस तरीके से जो है छेद जो रहता है पत्ता में, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं? याद रखना, स्टोमेट यानी रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है चलिए अगला प्रश्न, रंध्रों को घेरने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? रंध्रों को घेरने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, द्वार कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वार कोशिका। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक कौन सा है? पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक कौन सा है? पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक कौन सा है? तो याद रखना, ये क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? यानी पत्तियों का हरा रंग दिखना, यानी कि देखिए, ठीक है, पत्तियों का हरा रंग दिखना जो है, तो ये किसके कारण है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की किस ऊर्जा का संग्रहण कर मदद करता है? तो याद रखना, ये सौर ऊर्जा का, यानी कि सूरज की रोशनी से भोजन करता है। क्या करता है? सूरज की रोशनी से भोजन करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो है कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो याद रखना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलते हैं? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, जो हम लोग लेते हैं वो प्रकाश संश्लेषण छोड़ते हैं। ठीक है, और जो हम लोग बाहर निकालते हैं वो उसे लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इसका क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसीलिए प्रकाश संश्लेषण, देखिए पेड़ जो है क्या हवा देते हैं हम लोग को, और हवा हम लोग अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का दो चीज इम्पोर्टेंट है, वो देते क्या है?
हवा यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन लेते क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही हम लोग को देते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं पेड़ पौधा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का अ, चरम स्रोत क्या है? तो याद रखना सूर्य है। क्या है? सूर्य है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए अगर सूर्य नहीं रहेगा तो बहुत जो है कठिन है, फिर तो सबका मरण तय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है? तो याद रखना क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई याद रखना कोशिका कहलाती है। क्या कहलाते हैं? कोशिका। ठीक है, अगला प्रश्न। कोशिका के केंद्र में स्थित सुस्पष्ट संरचना को क्या कहा जाता है? कोशिका के केंद्र में स्थित सुस्पष्ट संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसे केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखना केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का मुख्य नियंत्रित यही करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कोशिका के चारों ओर स्थित पतली बाह्य संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोशिका के चारों ओर स्थित पतली बाह्य संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो याद रखना कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ये कोशिकाओं के बाहरी वातावरण को क्या करते हैं? अलग करने वाली परत है। इसे हम लोग जो छाल कह सकते हैं। ठीक है, पेड़ में जो है बाहर में ऐसे रहते हैं ना छाल, जिसे हम रबड़ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए केंद्रक के चारों ओर केंद्रक के चारों ओर जेली के समान स्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? केंद्रक के चारों ओर जेली के समान स्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो 15 नंबर का क्या हो जाएगा? तो याद रखना कोशिका द्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अमर बेल किसका उदाहरण है? अमर बेल जो है वो किसका उदाहरण है? तो याद रखना ये परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिस पौधे पर परजीवी आरोहित होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस पौधे पर परजीवी परजीवी जो है आरोहित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना उसे पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। ठीक है, जिस पर जो है परजीवी रहता है, ठीक है, पोषी कहलाता है। कीटों का भक्षण करने वाले पादप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो याद रखना घटपर्णी। ये पौधा जो है इस प्रकार आता है। ठीक है, और ऊपर से एक इस तरीके से रहता है, जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा आता है ये ढक लेता है, फिर उसको भोजन बना लेता है। ठीक है, घटपर्णी यानी कि घड़े की तरह मतलब घड़ा की तरह एक कीट है। ठीक है, मतलब वो कीट बोलते हैं पौधा है, कि कीट को जो है जैसे ही ये पौधा इसमें गया वो थोड़ा ऐसे झाँप देगा जब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाली विधि को क्या कहलाती है? यानी सड़े गले पदार्थ पोषण प्राप्त वाली विधि को क्या कहते हैं? याद रखना ये मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पोषण। चलिए अगला प्रश्न। कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो याद रखना मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ठीक है, मृतजीवी। चलिए अगला प्रश्न। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषण तत्व सजा करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? कुछ जीव जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास जो है क्या करते हैं? तत्व सजा करने में से क्या कहलाता है? याद रखना ये सहजीवी संबंध। क्या कहलाते हैं? सहजीवी संबंध। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। 22 नंबर। लाइकेन में
जो है लाइकेन में किन दो जीवों के बीच सजीवी संबंध होता है? याद रखना शैवाल और कवक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, लाइकेन में क्लोरोफिल किसमें उपस्थित होता है? लाइकेन में क्लोरोफिल किसमें उपस्थित होता है? तो लाइकेन में क्लोरोफिल जो है किसमें उपस्थित होता है? तो याद रखना शैवाल में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मृदा में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति के लिए कौन सी जीवाणु सहायक है? मृदा में नाइट्रोजन पुनः पूर्ति के लिए कौन सी जो है मिट्टी जो है पूर्ति के लिए जीवाणु सहायक है, ठीक है, जीवाणु सहायक है। तो कौन से जीवाणु सहायक है? तो याद रखना ये राइबोजियम, ठीक है। लैक्टोबैसिस तो आपका दही बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो राइबोजियम जो है वायुमंडल नाइट्रोजन को क्या करते हैं? मिट्टी में घोल देता है। चलिए अगला प्रश्न, राइबोजियम जीवाणु मुख्य रूप से किन पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं? तो किन पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं? तो याद रखना ये फलीदार पौधों के, यानी समझे दालों दालों के पौधों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट के घटक कौन कौन से हैं? तो 26 नंबर का क्या हो जाएगा? रखना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पादप प्रोटीन संश्लेषण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पादप प्रोटीन संश्लेषण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखना नाइट्रोजन का, यानी कि बी नंबर इसका सही हो जाएगा। वायु में नाइट्रोजन किस अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वायु में नाइट्रोजन किस अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना एक गैस अवस्था में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्या उपस्थित होना अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्या उपस्थित होना अनिवार्य है? याद रखना क्लोरोफिल, ठीक है, जैसा कि पीछे बताए हैं। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के द्वारा क्या जाता है? 30 नंबर का क्या हो जाएगा? आयोडीन के विलयन से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, रेगिस्तान पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियों किस रूप में बदल दिया जाता है? 31 नंबर का क्या हो जाएगा? सल्क अथवा शूल कांटों में, ठीक है। तो यानी कि इसका बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हरे पादपों के अलावा किन पौधों में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? तो याद रखना लाल और भूरी पत्तियों वाला पौधों में, ठीक है। तो इसका ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तालाबों में ठहरे हुए जल में हरे अवपंकी जैसे पादप क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो याद रखना शैवाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी कि तालाबों में जो ठहरे हुए जल हरे जो हो जाते हैं उसे शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, शैवाल का रंग हरा क्यों होता है? तो अभी बताए हैं याद रखना क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल हरा दिखना, पौधों का भी वो पत्ता जो हरा दिखना, तो जो है क्लोरोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा के किस रूप में संचित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? याद रखना यह रासायनिक ऊर्जा यानी खाद के रूप में, ठीक है। इसके रूप में रासायनिक ऊर्जा द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, कवक के बढ़ने के लिए कौन सी परिस्थिति उपयुक्त है? कवक के बढ़ने के लिए कौन सी जो है कौन सी परिस्थिति उपयुक्त है? तो 36 नंबर का क्या होगा? याद रखना नम और उष्ण, यानी गर्मी और नमी, ठीक है। किसानों को खेतों में खाद या उर्वरक क्यों डालना पड़ता है? तो याद रखना पोषण तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। जमीन की जो है ऊर्जा जो है ये खाद क्यों डला? ताकि जो उर्वरता जो है ज्यादा हो जाए, जिसके कारण जो है फसल ज्यादा हो। चलिए अगला प्रश्न, उर्वरकों में मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो उर्वरकों में मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो याद रखना नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, यानी ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए,
दलहन की फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक देने आवश्यक क्यों नहीं होती? दलहन की फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यक क्यों नहीं होती है? तो याद रखना, ये राइबोसियम मिट्टी की नाइट्रोजन उर्वरता करते हैं, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश जंतु पोषण की दृष्टि से क्या है? अधिकांश जो है जंतु, यानी कि जितने भी सांस लेने वाले हैं जंतु, याद रखना दृष्टि जो है अधिकांश क्या है? याद रखना विषमपोषी है। क्या है? विषमपोषी। जो जंतु भोजन के लिए जो है पौधे या अन्य जंतुओं पर निर्भर है। ठीक है, यानी कि ज्यादातर जंतु ऐसा ही है कि दूसरे पर निर्भर है, जैसे कि हम लोग निर्भर है कि दूसरे पे, जैसे कि हम लोग सब्जी खाते हैं, मांस मछली जो भी खाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गठपर्णी पौधों कीटों को क्या पकड़ता है? गठपर्णी पौधा कीटों को जो है क्यों पकड़ता है? तो याद रखना मनोरंजन के लिए, नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए, पानी पीने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो याद रखना ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पत्ती का वह भाग जो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है उसे क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना उसे रंध्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पादप जड़ द्वारा जल एवं खनिज का अवशोषण करने और पत्तियों तक किसके माध्यम से भेजते हैं? पादप जड़ द्वारा जल एवं खनिज का अवशोषण करके पत्तियों तक किसके माध्यम से भेजते हैं? तो याद रखना ये वाहिकाओं द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? वाहिकाओं द्वारा। ठीक है, ये क्या होता है? एक पाइप जैसी जो है पेड़ में नली होता है। ठीक है, इसी के द्वारा जो है क्या करते हैं, जड़ से जितने पानी ये सब खाना जो है नमी ये सब ऊपर भेजा जाता है। ठीक है, दाल में। चलिए अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर क्या संभव नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर क्या संभव जो है नहीं होगा? तो याद रखना जीवन का अस्तित्व। अगर जो रोशनी नहीं रहेगा, ठीक है, तो जीवन संभव नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सभी जीव जो है भोजन के लिए अप्रत्यक्ष यानी कि रूप में पौधों पर ही निर्भर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग द्वारा होता है? मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग द्वारा होता है? तो याद रखना ये हरे तनों एवं शाखाओं द्वारा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए ये चैप्टर से एक दो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दो बार देखना है, 3 बार देखना है। ठीक है, ताकि जो है आने वाले एग्जाम में कोई भी जो है परेशानी झेलना ना पड़े। ठीक है, ये आज का जो है यानी कि क्लास, ये पहला ही क्लास है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि जो है हम और भी बेहतर कर सकें। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब जो है 4-5 प्रश्न है, वीडियो के लास्ट में एक चीज जरूर आप लोगों के लिए गुड न्यूज देंगे। ठीक है, जो कि आप लोग लास्ट तक में काफी जो है खुश हो जाइएगा वो सुन के। इनमें से कौन सा एक स्वपोषी है? 40 नंबर। इनमें से कौन सा एक स्वपोषी है? ठीक है, तो शेर। स्वपोषी का मतलब खुद से भोजन बनाना। ठीक है, शेर तो ये तो दूसरे पर निर्भर है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, मशरूम ये भी नहीं, मनुष्य ये भी नहीं। तो नीम का पेड़ जो है यानी कि पेड़, देखिए पेड़ को कोई यानी कि अपने से वो खुद से बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं। मित्रजीवी पोषण का उदाहरण है। मित्रजीवी पोषण का उदाहरण है, तो याद रखना ये कवक यानी मशरूम। ठीक है, ये क्या है? कवक, मशरूम, यानी कि ये क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव है। अगला प्रश्न। राइबोसियम और फलीदार पौधों का संबंध क्या कहलाता है? तो 48 नंबर का क्या हो जाएगा? सहजीविता। ठीक है, इसका बी नंबर से करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण में क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण में
क्या बनता है? तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न आज का। ठीक है, पादप अपनी खाद्य फैक्ट्रियों तक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो याद रखना मृदा, वायु और जल से। ठीक है, यानी कि परिवेश से। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है ना आने वाला वीडियो जो है मिस ना हो। ठीक है, हमारे चैनल पे जो है ये 6 क्लास से क्लास 10th तक जो है सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए आगे, इसीलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए अहमद मजीद क्लासेस से। ठीक है, और किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होता है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।